तो डीमन स्लेयर का सीजन 3 देखने के बाद तुम सबको ये सवाल तो जरूर आया होगा कि जब मित्सुरी और मुइचिरो ने अपना मार्क एक्टिवेट कर लिया था तो फिर क्यों रेंगोकू और तेंगन अपना मार्क एक्टिवेट नहीं कर पाए थे, और क्या है वो कंडीशंस जिसकी वजह से डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट होता है। तो जैसा कि हम सब ने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में देखा कि डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट करने के लिए 3 कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें नंबर 1 पे आता है कि उस डीमन स्लेयर को एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजरना होगा, क्योंकि जब शरीर को पता चलता है कि वो मरने वाला है तो वो जिंदा बचने के लिए अपनी सारी एनर्जी यूज़ करता है, और ये हम जानवरों में भी देख सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि उस डीमन स्लेयर की हार्ट रेट 200 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए, जो कि नॉर्मल हार्ट रेट से 2 गुना है। और अगर तुम इसे जोड़ दो थर्ड कंडीशन के साथ, जो कि है बॉडी टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये कंडीशन जानलेवा हो सकती है। तो अगर हम फिर से रेंगोकू और तेंगन पे आए तो हमें पता है कि रेंगोकू मित्सुरी का टीचर रह चुका है, तो ये कहना गलत होगा कि रेंगोकू मार्क एक्टिवेट करने के केपेबल नहीं है। और अगर बात रही तेंगन की, तो हमने देखा ही था कि वो ग्यूतारो के साथ लिटरली गॉड मोड में चले जाता है, और उस सिचुएशन में ये 3 कंडीशंस का पूरा होना बहुत आसान था। तो फिर क्यों इन सब चीज़ों के बावजूद वो मार्क एक्टिवेट नहीं कर पाए थे? तो इसका आंसर है तांजीरो। पर तांजीरो ही क्यों कोई और दूसरा डीमन स्लेयर नहीं? तो ये जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, सेंगोकू एरा में, जब जन्म हुआ था डीमन स्लेयर की गोट का, जो कि है योरिची सुगीकुनी, जो अपने सर पर एक मार्क के साथ पैदा हुआ था, जो कि कहा जाता है कि गॉड्स ने दिया था मुजान के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसकी वजह से योरिची को कुछ शक्तियां भी मिली थी, जैसे सेल्फलेस स्टेट, जिसकी वजह से उसके दुश्मन उसे देख नहीं पाते थे, और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, जिसकी मदद से वो एक ट्रेंड स्वॉर्ड्समैन को भी पहली बार में हॉस्पिटल पहुंचा देता है, वो भी सिर्फ 7 साल की उम्र में। तो तुम इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो कितना पावरफुल था। और योरिची सुगीकुनी ने ही आगे जाके सन ब्रीदिंग को इन्वेंट किया था, जो कि फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक है। पर क्योंकि उसे सीखना इतना आसान नहीं था, तो बाकी सारे स्वॉर्ड्समैन ने अपनी खुद की टेक्निक बनाई, जो कि कुछ हद तक सन ब्रीदिंग को कॉपी कर रही थी। और इस चीज़ की वजह से हमें बहुत सारी डिफरेंट ब्रीदिंग स्टाइल्स देखने को मिली, जिसकी वजह से सारे डीमन स्लेयर्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल गया था। और जस्ट बिकॉज वो योरिची के साथ ट्रेन कर रहे थे, तो उसके साथ रेजोनेट करके उन्होंने भी अपना मार्क एक्टिवेट कर लिया था। और ये एक रीज़न है कि उस सेंगोकू एरा को डीमन स्लेयर का गोल्डन एज कहा जाता है। और अगर हम आज की बात करें तो सिर्फ तांजीरो अकेला ऐसा डीमन स्लेयर है जो सन ब्रीदिंग को यूज करता है। और क्योंकि वो लिटरली हर डीमन से लड़ते हुए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में चले जाता है, इस चीज की वजह से वो अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट कर पाता है, और दूसरे डीमन स्लेयर्स तांजीरो के प्रेजेंस में अपना भी मार्क एक्टिवेट कर पाते हैं। पर शायद इन सब चीज़ों के अलावा भी एक और रीज़न है जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसकी वजह से रेंगोकू और तेंगन अपना मार्क एक्टिवेट नहीं कर पाए थे, और वो रीज़न है फियर। जी हाँ, तो जैसा कि हम सबको पता है कि जब मित्सुरी अपर मून 4 के साथ लड़ रही थी, तब वो लिटरली रोने लग गई थी, और वही दूसरी तरफ मुइचिरो भी डर में था कि वो कोतेत्सु को बचा नहीं पाएगा। और सीजन 2 में तांजीरो भी काफ़ी फियर में था। पर वही दूसरी तरफ अगर हम रेंगोकू और तेंगन की बात करें, तो वो अपनी इंटेंस फाइट से पहले स्माइल कर रहे थे और काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। उनके अंदर डर का कोई नामो निशान नहीं था, और ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो अपना मार्क एक्टिवेट नहीं कर पाए हो। पर क्या होता अगर किसी तरह वो अपना मार्क एक्टिवेट कर लेते? अगर बात करें रेंगोकू की, तो मार्क एक्टिवेट करने के बाद वो अकाजा की एक मसल मूवमेंट को आसानी से देख पाता, क्योंकि डीमन स्लेयर मार्क के एक्टिवेट होने के बाद वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी एक्सेस कर सकता था, जिसकी वजह से वो अकाजा की मूव्स को आसानी से प्रिडिक्ट कर लेता। और दूसरा कि वो अपनी स्वॉर्ड को भी नीचर इन रेड कर देता, जो कि अकाजा की रीजनरेशन को काफ़ी धीमा कर देता। और इन सब चीज़ों की वजह से रेंगोकू को फाइट में बहुत मदद मिलती। पर फिर भी रेंगोकू अकाजा को मार पाता, इसके चांसेस सिर्फ 70-30 थे, क्योंकि अकाजा को हराने के लिए किसी इंसान को सेल्फलेस स्टेट में जाना पड़ता है, जिसमें उस इंसान की फाइटिंग स्पिरिट कंप्लीटली जीरो हो जाती है, और अकाजा की कंपस नीडल टेक्निक बिल्कुल काम नहीं करती, जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट्स की मूव्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। पर रेंगोकू चाहकर भी सेल्फलेस स्टेट अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि रेंगोकू को अपने जूनियर्स और ट्रेन के 200 पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करने की विल पावर उसे सेल्फलेस स्टेट अचीव करने ही नहीं देती। और जैसा कि हमने देखा कि जब रेंगोकू अपना फाइनल फॉर्म दिखाता है, तब अकाजा क्लियरली उसकी इंक्रीज्ड फाइटिंग स्पिरिट देख सकता था। तो बेसिकली रेंगोकू की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई थी। पर एक तरीका था जिससे रेंगोकू अकाजा को हरा सकता था, जो कि है उसे सूरज उगने तक होल्ड करके रखना। तो अकाजा को पकड़ के रखना बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि जैसा हमें पता है कि वो रेंगोकू के साथ बस खेल रहा था, और तो और वो फाइट्स के बीच में रेंगोकू के साथ बात कर रहा था और हंस भी रहा था। एंड फाइनली अगर रेंगोकू मार्क एक्टिवेट कर लेता, तो अकाजा भी इस बार सीरियसली फाइट करता, और ना चाहते हुए इस बार भी शायद रेंगोकू मारा जाता। अगर हम बात करें तेंगन की, तो वैसे तो वो जिंदा बच गया था,
पर अगर वो मार्क एक्टिवेट कर लेता तो ऑफकोर्स वो ग्योतारो पे भारी पड़ता, क्योंकि तेंगन ने सिर्फ एक हाथ से बवाल मचा दिया था। तो मार्क एक्टिवेट करने के बाद ऑफकोर्स उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी बढ़ जाती। पर वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्योतारो भी अपने टॉप पर नहीं था, क्योंकि उसका आधा ध्यान अपनी बहन के ऊपर था और इसीलिए ग्योतारो अपर मून 6 था, जबकि उसकी एबिलिटीज आसानी से उसे अपर मून 5 बना देती या फिर इवन 4 अगर वो अपर मून 5 को मारकर एब्जॉर्ब कर लेता। सो हम ग्योतारो और तेंगन को सेम लेवल पे रखेंगे और ग्योतारो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने तांजीरो को अंडर एस्टिमेट किया था और वो अपनी बहन के भरोसे बैठा था। वैसे अगर हम पुराने टॉपिक पे आए तो फियर शायद ही एक कंडीशन हो सकती है जिससे मार्क एक्टिवेट हो, क्योंकि मांगा में हर डीमन स्लेयर जिसने अपना मार्क एक्टिवेट किया जरूरी नहीं कि वो सब फियर में थे, और यही वो रीजंस थे कि रेंगोकू और तेंगन अपना मार्क एक्टिवेट नहीं कर पाए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।